डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे जो बॉटनी फर्स्ट पेपर के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। अभी तक के जो हमारे लेक्चर्स थे एनाटॉमी के अंदर वो सारे थे प्लांट टिश्यूज पर। प्लांट टिश्यूज सारे ख़त्म हो गए, उनके सारे अपलोड हो गए लेक्चर्स। अब टिश्यूज के बाद में आएगा प्लांट्स के अंदर किस किस तरह के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, यानी ऊतक तंत्र किस किस तरह के होते हैं पादपों के अंदर। तो पादपों के सबसे पहले लेते हैं व्हाट इज टिश्यू सिस्टम, यानी ऊतक तंत्र क्या होता है। ऊतक तंत्र से अभिप्राय है एक से अधिक, टिश्यू सिस्टम का मतलब है एक से अधिक ऊतक, यानी एक से अधिक टिश्यूज से बना हुआ वह तंत्र जो किसी एक से अधिक ऊतक मिलकर एक ऐसी संरचना बनाते हैं जो कि किसी एक फंक्शन को करती है, यानी एक विशेष कार्य को संपादित करने के लिए एक से अधिक ऊतक मिलकर एक समूह बनाते हैं और उस समूह का नाम है टिश्यू सिस्टम। यानी टिश्यूज की संख्या एक से अधिक होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, किसी एक विशेष काम को संपादित करते हैं और इन सारे ऊतकों के जो समूह होगा उस समूह को कहा जाएगा टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम के अंदर कोशिकाओं की आकार प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, यानी उनकी आकृति अलग हो सकती है, उनकी संरचना अलग हो सकती है, उनका आकार अलग हो सकता है। लेकिन स्पेशल बात क्या है कि ऊतक तंत्र के अंदर जितनी भी ऊतक हैं और जितनी भी तरह की कोशिकाएं, उन सभी तरह की कोशिकाओं की उत्पत्ति यानी ओरिजिन से मतलब है वो एक ही मेरिस्टेम से उत्पन्न हुई है, बनी हुई है। दूसरा क्या है कि सारे के सारे टिश्यू मिलकर एक विशेष काम करते हैं, यानी फंक्शन एक ही करते हैं। तो इस ग्रुप को यानी इस ऊतकों के इस समूह को कहा जाता है टिश्यू सिस्टम या ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र शॉक नाम के वैज्ञानिक ने 1875 के अंदर जो पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं, उन ऊतक तंत्रों यानी टिश्यू सिस्टम्स को शॉक नाम के वैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है। यानी या दूसरे शब्दों में कह दिए कि पादपों के अंदर 3 प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 डर्मल टिश्यू सिस्टम, या हिंदी में इसको बोलेंगे त्वचीय ऊतक तंत्र। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे भरण ऊतक तंत्र। तीसरा है वैस्कुलर टिश्यू और सिस्टम, इसको हिंदी में बोलेंगे संवहन ऊतक तंत्र। तो ये पादपों के अंदर 3 तरह के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। आज हमारा जो डिस्क्रिप्शन का टॉपिक होगा वो होगा डर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी पादपों के अंदर त्वचीय ऊतक तंत्र में क्या क्या संरचनाएं होती हैं और इसके क्या कार्य हैं। ठीक है, तो पादपों के अंदर डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। डर्मल टिश्यू पादपों के शरीर के अंदर, पादपों के शरीर के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसको कहा जाता है अधिचर्म। अधिचर्म को इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस, यानी पादपों के जो जड़ है, तना है, पत्ती है, आपके फ्लावर के ऑर्गन कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम है, फ्रूट है, सीड है, इन सभी के चारों तरफ यंग अवस्था में, यानी युवा अवस्था के अंदर, सभी के अंदर यंग अवस्था के अंदर एक आवरण पाया जाता है और यह आवरण कहलाता है अधिचर्म। तो ये अधिचर्म और अधिचर्म से मिलकर या अधिचर्म से बनने वाली संरचनाएं सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं, डर्मल टिश्यू सिस्टम। यानी पादपों की एपिडर्मिस, साथ में उस एपिडर्मिस में पाई जाने वाली संरचनाएं और उस एपिडर्मिस से बनने वाली संरचनाएं, यानी उससे क्या क्या संरचनाएं बनती हैं, वो सारी संरचनाएं मिलकर एक तंत्र बनाती हैं और उस तंत्र का नाम है डर्मल टिश्यू सिस्टम।
उस तंत्र को कहा जाता है डर्मल टिश्यू सिस्टम। तो पादपों के अंदर जो डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट संरचना है वो है एपिडर्मिस। तो हम देखते हैं कि एपिडर्मिस क्या होती है। पादपों के जड़, तना, पत्ती, ये मैंने बता दिया कि सबके चारों तरफ एपिडर्मिस होती है। अब देखते हैं कि ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या विविधता है। रूट्स के अंदर यानी पादपों की जड़ें के अंदर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विदाउट सेकेंडरी ग्रोथ, मैंने पहले ही बता दिया है कि पादपों की यंग अवस्था के अंदर जड़, तना, पत्ती सभी के अंदर एपिडर्मिस पाई जाती है। लेकिन जब पादप परिपक्व हो जाता है और उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो यह एपिडर्मिस खत्म हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ के परिणाम स्वरूप एक अन्य संरचना बन जाती है जिसको कहा जाता है पेरिडर्म, जिसको कहा जाता है पेरिड्रम। और यह पेरिड्रम एपिडर्मिस का स्थान लेकर प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। लेकिन हम यहाँ एपिडर्मिस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और पेरिड्रम का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तब आएगा। तो एपिडर्मिस में ये क्या कहा, रूट्स के अंदर हम देखते हैं कि रूट्स के अंदर यंग अवस्था के अंदर जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं वो सिंगल लेयर होती हैं, एक परती होती है, जिसको दूसरे नामों से कहा जाता है एपिब्लेमा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एपिब्लेमा भी कहा जाता है या राइजोडर्मिस भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एपिडर्मिस को एपिडर्मिस भी बोलते हैं। रूट्स के अंदर इसी का नाम है एपिब्लेमा, रूट्स के अंदर इसी का नाम है राइजोडर्मिस। और ये रूट्स के अंदर क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। परंतु जहां पर अधिकांश पादपों में सिंगल लेयर एक परत की होती है, लेकिन ऑर्किड्स अधिपादपों की एक विशेष तरह की रूट्स पाई जाती है जिनको कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। क्या कहा जाता है, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स कहा जाता है, जल स्नेही रूट्स। अर्थात इन पादपों के अंदर जल को अवशोषित करने वाली विशेष तरह की संरचना, विशेष तरह की जड़ें पाई जाती है। और इन जड़ों की खास बात क्या है, ये हवा में पाई जाती है। सामान्य रूप से जड़ें क्या होती हैं, सोइल के अंदर होती हैं, ठीक। लेकिन ये अधिपादप दूसरे पादपों के तने पर होते हैं और तने से लटकी हुई अवस्था में हाइग्रोस्कोपिक रूट्स पाई जाती हैं। इन रूट्स की जो अधिचर्म होती है वह अधिचर्म मल्टीलेयर्ड होती है, बहुत सारी परत होती हैं। और ये बहुत सारी परत वाली जो कोशिकाएं हैं इसको कहा जाता है विलामिन टिश्यू। इसको क्या कहा जाता है, विलामिन टिश्यू। इसको क्या कहा जाता है, विलामिन टिश्यू। विलामिन टिश्यू का खास बात क्या है कि ये हवा में लटकी रहती है रूट्स, और वातावरण के अंदर जो नमी होती है उस नमी को सीधा ही अवशोषित कर लेती हैं, इसलिए ऐसी रूट्स को कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। इसके बाद तने के अंदर और लीफ के अंदर या अन्य जो सूट है, कंबाइंडली अब हम इसको लेते हैं सूट के अंदर, यानी इसके अंदर तना भी आ गया, लीफ भी आ गई, इसके अंदर कैलिक्स, करोला, सीड, फ्रूट सब आ गए। इनके अंदर एक यंग अवस्था के अंदर सभी के अंदर एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। परंतु कुछ पादपों के अंदर जैसे कि नीरियम, कनेर, जैसे कि बरगद, इनके अंदर ये क्या हो जाती है, मल्टी लेयर्ड हो जाती है। कैसी हो जाती है, ये है बहुपर्तीय हो जाती है। अधिकांश के अंदर ये यंग अवस्था के अंदर एक परतीय ही पाई जाती है। और कुछ के अंदर ये एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, कनेर बताया, नीरियम जिसको बॉटनिकल नाम है, बरगद फाइकस है, इनके अंदर ये क्या हो जाती है, बहुपर्तीय हो जाती है। कौन, एपिडर्मिस। इसके अलावा जो लीफ है,
लीफ के अंदर जो सिंगल लेयर होती है, पर एक परती होती है, लेकिन कुछ जीरोफाइट्स के मरूदभित्त पादपों के अंदर ये कभी कभी मल्टी लेयर्ड पाई जाती है। फ्लावर के ऑर्गन्स के अंदर ये जो एपिडर्मिस है ये सामान्य रूप से सिंगल लेयर, एक परतीय ही होती है। एपिडर्मिस क्या होती है? एक परतीय ही होती है। इस एपिडर्मिस की ये तो हो गई इसकी पोजीशन कि ये सबसे बाहर होती है और किस तरह की, कितने लेयर के रूप में पादपों के अंदर ये पाई जाती है। ओरिजिन की अगर आप बात करें, उत्पत्ति, मैंने इसकी परिभाषा में बताया टिश्यू सिस्टम के अंदर कि सभी एक सिस्टम के अंदर जो भी संरचना है, जितने भी टिश्यू हैं, उन सब की उत्पत्ति एक समान होती है, कॉमन होती है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का जो ओरिजिन होता है वो होता है डर्मेटोजन, यानी पादपों के अंदर जो रूट अपेक्स और शूट अपेक्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कि 3 तरह का होता है, डर्मेटोजन, प्लेरोम और प्लेरोम। इसके अंदर जो सबसे बाहर वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसका नाम है डर्मेटोजन, उस डर्मेटोजन की कोशिकाएं मॉडिफाइड होकर, मॉर्फोजेनेसिस होकर, रूपांतरित होकर क्या बनाती हैं? जो टिश्यू बनाती हैं, उस टिश्यू को कहा जाता है डर्मल टिश्यू सिस्टम, या दूसरे शब्दों में कहें कि डर्मल टिश्यू सिस्टम की उत्पत्ति डर्मेटोजन से होती है। इसके बाद इस एपिडर्मिस की कोशिकाओं की खुद की संरचना कैसी होती है, यानी एपिडर्मिस की कोशिकाएं की स्ट्रक्चर, संरचनात्मक रूप से क्या विशेषता होती है। अधिकांश पादपों के अंदर अगर आप व्यू देखेंगे, पादपों की इसके अंदर सरफेस व्यू देखेंगे, पादपों के अंदर अगर आप सरफेस व्यू देखेंगे, सतह से देखेंगे, तो ये कोशिकाएं इस तरह से दिखाई देती हैं। ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये केंद्रक, यानी सतह से अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो एपिडर्मिस की कोशिकाएं इस तरह से दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आप सेक्शन काटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोशिकाएं ऐसी नहीं होकर कैसी हैं, आयताकार शेप की हैं। ये मैंने बना दिया, इस तरह की कोशिकाएं होती है। ये है सिंगल लेयर आयताकार रेक्टेंगुलर शेप की कोशिका, ये आयत जैसी, यानी इनकी अगर आप ट्रांसफर सेक्शन में माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यह एपिडर्मिस की कोशिकाएं हमें इस तरह की दिखाई देगी। और क्या विशेषता है? कोशिकाओं के अंदर शायद कोशिकाएं जीवित होती हैं, अधिकांश के अंदर कोशिकाएं जीवित होती हैं, कुछ के अंदर बाद की अवस्था के मेच्योरिटी की अवस्था में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे ये मृत हो जाती हैं और अन्य संरचना में बदल जाती हैं। लेकिन अधिकांश के अंदर ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन कोशिकाओं के अंदर, अधिचर्म की कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। परंतु यहां भी अपवाद है, परंतु क्या है, इसकी कुछ कोशिकाएं, जैसे इसके अंदर यानी एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं गार्ड सेल में बदल जाती हैं, जो कि स्टोमेटा को नियंत्रित करती हैं। उन गार्ड सेल की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सामान्य कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। केंद्रक होता है, वैक्यूल्स होती है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, अन्य जो भी सभी संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट होता है, यानी या तो यह कलरलेस होती हैं, एपिडर्मिस कलरलेस होती है, या इस एपिडर्मिस की कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के कलरिंग एजेंट यानी क्रोमोप्लास्ट, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं होकर इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। और उस क्रोमोप्लास्ट के अंदर विभिन्न प्रकार के, या तो लेकोप्लास्ट है तो वो उसके अंदर कोई नहीं रासायनिक पदार्थों का कलरलेस दिखाई देगा, कुछ के अंदर एंथोसायनिन या अन्य रासायनिक पदार्थ
भरे हुए रहते हैं, जिससे अधिचर्म या पादप का टिश्यू जैसे अलग अलग रंग का दिखाई दे। जैसे गाजर को देखते हैं हम तो रेड कलर की, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो भी है आपको पादपों के रूट्स है, स्टेम है, डिफरेंट कलर के दिखाई देते हैं। उनमें इस क्रोमोप्लास्ट का भी योगदान है। यानी अन्य स्टोरेज टिश्यू के साथ साथ अधिचर्म की कोशिकाओं में भी यह पिगमेंट्स भरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है अधिचर्म की संरचना। अब अधिचर्म के अंदर जो टिश्यू है, जब हमने बात करी है कि ये इसके अंदर एक से अधिक प्रकार के टिश्यू भाग ले रहे हैं, तो डर्मल टिश्यू के अंदर अधिचर्म के ही अंदर 3 तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 क्यूटिकल, नंबर 2 स्टोमेटा और नंबर 3 अपेंडेज, यानी एपिडर्मल अपेंडेज, उपांग। ठीक है, तो क्यूटिकल क्या होगी? अभी मैंने जो संरचना बनाई, ये अधिचर्म की कोशिकाएं होगी, ये अधिचर्म की कोशिकाएं होंगी। अधिचर्म की कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिका अवकाश बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इस अधिचर्म की कोशिकाओं के बाहर की तरफ, यानी इस लेयर, अगर आप सेक्शन काटे तो ये अंदर वाला भाग हो, ये बाहर वाला, इस बाहर की तरफ वाले भाग के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्यूटिकल। जिसको क्या कहा जाता है? क्यूटिकल। ये बिल्कुल इससे पार्सली जुड़ी हुई रहती है। इस संरचना का नाम है क्यूटिकल और इस संरचना का नाम है एपिडर्मिस। तो बाहर की तरफ संरचना पाई जाती है, इसको कहा जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल मुख्य रूप से क्यूटीन की बनी हुई होती है। इसके अलावा यह क्यूटीन के अलावा यह वैक्स की बनी हुई होती है, यह मोम की बनी हुई होती है। इस वैक्सीन, मोम या म्यूसिलेज अन्य रासायनिक पदार्थ की यह पर अधिकांश केसेस में यह क्यूटीन की बनी हुई होती है, इसलिए इसको कहा जाता है क्यूटिकल। का नाम से ही इसको जाना जाता है, क्यूटिकल को। और ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है, यह रासायनिक पदार्थों की एक लेयर होती है, परत होती है। ये निर्जीव होती है, इसमें किसी तरह का कोई जीवन नहीं होता है। यह क्यूटिकल अधिचर्म से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कम करती है तथा अधिचर्म को सुरक्षा प्रदान करती है, मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करती है तथा इंसेक्ट और अन्य परजीवों से पादप और अधिचर्म की सुरक्षा प्रदान करती है। तो पादपों के अधिचर्म के ऊपर एक वैक्सी, क्यूटिकल या मोम की एक लेयर पाई जाती है या अन्य रासायनिक पदार्थों की लेयर पाई जाती है, जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। यह क्यूटिकल जीरोफाइट्स के अंदर हम देखेंगे मोटी होती है, जबकि हाइड्रोफाइट्स के अंदर या जलोदभिद जो पादप है या ऐसे पादप के ऐसे भाग जो मिट्टी के अंदर होते हैं, उनके अंदर क्यूटिकल नहीं होती है या बिल्कुल थिन लेयर, बिल्कुल पतली होती है क्यूटिकल, क्योंकि इसकी आवश्यकता है पादप के बाहरी भागों पर। ये प्रोटेक्शन का प्रमुख कार्य करती है। तो पादपों के अंदर यह क्यूटिकल एक प्रोटेक्शन का काम करती है, जो कि एपिडर्मिस के ऊपर ही पाई जाती है। एपिडर्मिस के अंदर एक और खास बात होती है कि इस एपिडर्मिस की कोशिकाओं से कभी कभी विशेष तरह की संरचनाएं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, जैसे पोएसी फैमिली के अंदर देखेंगे हम कि इस तरह की कोशिकाएं बन जाती हैं और फिर नॉर्मल, ये कोशिकाएं कहलाती हैं बुलिफॉर्म सेल। बुलिफॉर्म सेल्स, ये कोशिकाएं रेडियली इलोंगेटेड होती हैं और क्या करती हैं कि जब वो ट्रांसपोर्टेशन की रेट बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए क्या करती हैं, ये क्रंच हो जाती हैं,
प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती हैं, जिससे पत्ती क्या होती है, रोल हो जाती है। तो पत्ती की कुछ सतह पर ये बुलीफॉर्म सेल्स पाई जाती है। इसके अलावा साइप्रेसी फैमिली के अंदर इन एपिडर्मिस कोशिकाओं के अंदर सिलिका जैसा रासायनिक पदार्थ भरा हुआ सिलिका का डिपोजिशन भी पाया जाता है, जो कि इसको प्रोटेक्शन का कार्य करता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टोमेटा। इस अधिचर्म की ये जो अभी कोशिकाएं बनाई हैं, इन कोशिकाओं के अलावा इनमें अधिचर्म के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको कहा जाता है गार्ड सेल, या दूसरे शब्दों में कह दीजिए कि पादपों के अंदर अधिचर्म की कोशिकाएं जो रेक्टेंगुलर शेप की बनाई थी, उस अधिचर्म के अंदर एक विशेष तरह की पोर पाए जाते हैं, और उस पोर के दोनों तरफ किडनी शेप की, या एक द्विबीजपत्रियों में किडनी शेप की, एक बीजपत्रियों में डंबल शेप की दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो पोर के दोनों तरफ होती हैं। ये दोनों कोशिकाएं कहलाती हैं गार्ड सेल। इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये गार्ड सेल प्रकाश संश्लेषण करती हैं। इन गार्ड सेल्स की भित्ति के अंदर क्या खास बात होती है, इन गार्ड सेल्स की जो अंदर से मतलब है, जो पोर की तरफ जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, और जो बाहर की वाली भित्ति होती है वो पतली होती है। ये गार्ड सेल प्रकाश संश्लेषण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण से रासायनिक पदार्थ बनता है, जिससे इनका ये टर्जिट हो जाती हैं, और टर्जिट हो जाने के कारण ये जो पतली भित्ति है ये स्ट्रेच होती है, और परिणाम स्वरूप स्टोमेटा खुल जाते हैं। इस स्टोमेटा को, ये है गार्ड सेल और ये है एसेसरी सेल। तो पादपों के अंदर एक पोर, गार्ड सेल्स और एसेसरी सेल से मिलकर, तीन तरह की संरचनाओं से मिलकर एक एपरेटस बनता है, जिसको कहा जाता है स्टोमेटल एपरेटस। और यह स्टोमेटल एपरेटस का जो पोर है, स्टोमेटा है, ये पादपों के अंदर दो तरह का कार्य करता है। एक ट्रांसपायरेशन करता है, दूसरा पादपों के अंदर गैस का एक्सचेंज भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। और ये स्टोमेटा एपरेटस है, ये भी डर्मल टिश्यू सिस्टम का ही भाग है, अधिचर्म के अंदर ही पाया जाता है। तीसरा जो भाग है डर्मल टिश्यू सिस्टम का, जो तीसरा पार्ट है वो पार्ट है अपेंडेजेज। तीसरा जो है वो है अपेंडेजेज, एपिडर्मल अपेंडेजेज। और एपिडर्मल अपेंडेजेज है वो दो प्रकार के हैं, ट्राइकोम्स और इमर्जेंस। ट्राइकोम्स, अगर आप रूट के ट्राइकोम्स की बात करें तो रूट के जो ट्राइकोम्स क्या होते हैं, अधिचर्म के ऊपर पाए जाने वाले हेयर्स होते हैं, जिसके अंदर रूट हेयर्स आते हैं, जो कि सामान्य रूप से सिंगल लेयर होते हैं, पतली भित्ति वाले होते हैं, और एक कोशिकीय होते हैं, और पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। कौन? ये ट्राइकोम्स। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर शूट हेयर्स आते हैं, यानी तने के ऊपर, लीफ के ऊपर, फ्लावर पार्ट्स के ऊपर जो हेयर्स पाए जाते हैं उनको कहा जाता है शूट हेयर्स। और ये शूट हेयर्स भी एक कोशिकीय सिंगल सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, और ये ग्लैंडुलर होते हैं। जब ये कोई रासायनिक पदार्थों का श्रवण करते हैं तो ग्लैंडुलर कहलाते हैं। और मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर, जो कि कीटहारी पादपों में होते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर होते हैं जो कि कीटहारी पादपों में होते हैं। इसके अलावा ये जो संरचनाएं हैं, ये जो ट्राइकोम्स हैं, ये हमेशा किससे बनती हैं? इनसे बनती है, एपिडर्मिस से बनती हैं। और ये ट्राइकोम्स पादप की सुरक्षा करती हैं। दूसरी बात, ये ट्रांसपायरेशन को कम करती हैं। इसके अलावा कुछ पादपों के अंदर कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि कहलाती हैं इमर्जेंस। जो कि क्या कहलाती हैं? इमर्जेंस।
तो स्पाइन पाए जाते हैं, इन स्पाइन्स को कहा जाता है इमर्जेंस। ये जो संरचनाएं हैं ये सारी की सारी संरचनाएं डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आती हैं। तो ये डर्मल टिश्यू सिस्टम, ये 3 तरह के जो टिश्यू सिस्टम बताया था उसके अंदर डर्मल टिश्यू सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू। इसके नोट्स PDF के रूप में हम आपको भेज देंगे।